दोस्तों अब आपकी एलटी टेट की परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसी समय को ध्यान में रखकर अब आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना भी आपके पास कम से कम संसाधन उपलब्ध हो उसी को देखना है। इसी के साथ अब लास्ट टाइम आपको कुछ एक पीडीएफ में आपको सुझाव दूंगा कि इन्हें आपको अवश्य पढ़ना है पेपर को देने से पहले। उनमें एक है टॉप 10 प्रैक्टिस सेट। इसमें आपको टॉप 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। जितनी भी पिछली परीक्षाएं हुई हैं वहाँ से इन प्रश्नों को उठाया गया है, आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आपको पता ही होगा, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उससे पहले आपको प्रैक्टिस सेट को लगाना अवश्य बनता है। जब तक आप प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपकी तैयारी किस लेवल की हो रही है। अगर आपके प्रैक्टिस सेट अच्छे जा रहे हैं तो आपकी तैयारी को आपको पता चलेगा कि अच्छी तैयारी चली हुई है। बिना प्रैक्टिस सेट के लगा के आप परीक्षा को देने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये अगर आपने प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया है यह एक प्रकार का अंधेरे में तीर मारने के बराबर होता है, ठीक है ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अवश्य प्रैक्टिस सेट को लगा के परीक्षा को देने जाइए। महत्वपूर्ण रहते हैं ये, ठीक है ना। यहाँ से काफ़ी सहायता मिलती है आपको। इसी के साथ यहाँ पर आपको 1000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन भी हमारी टीम के द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं। अगर आप इसे लेने के भी इच्छुक हो तो आप अवश्य इसे लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न वे प्रश्न हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये सिंगल लाइनर में आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। जैसे प्रश्न पूछा होगा सिद्धों की संख्या कितनी है, तो सीधे बताया जाएगा 84 है। तो ये परीक्षा को देने से पहले इस तरह के प्रश्नों को पढ़ना भी अवश्य ज़रूरी होता है, ठीक है ना। इसलिए मैं चाहूँगा आप इनको अवश्य एक बार देखें और अपनी परीक्षा को दें, ठीक है। तो जैसा भी आपका रुझान रहेगा आप अवश्य बताइएगा। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर बता दिया गया है। आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे रुझान को जान सकते हो। तो ठीक है, वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं HP PGT हिंदी की एग्ज़ाम की और LT कमीशन के एग्ज़ाम की, ठीक है। इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं किया है तो आप अवश्य डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बाकी की वीडियोज़ को भी आप एक बार अवश्य विजिट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र का मूल माना जाता है। तो बताना है कि जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र का मूल है ये किस स्थान को माना जाता है, एथेंस को, यूनान को, इंग्लैंड को या पोलैंड को। तो सही विकल्प आप चयन करिए, कौन सा सही विकल्प यहाँ पर होगा। तो जो प्राचीन यूनान था इसे पाश्चात्य काव्यशास्त्र का मूल स्थान माना जाता है, क्योंकि जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में मूल विद्वान थे अरस्तु, प्लेटो, सुकरात इत्यादि थे। जो सिकंदर महान था वो भी यूनान से ही उत्पन्न हुआ था, इसलिए यूनान को पाश्चात्य काव्यशास्त्र का मूल माना जाता है। इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, साहित्य के संबंध में प्लेटो के विचार निम्न में से क्या नहीं है। तो बताना है कि जो प्लेटो थे उन्होंने साहित्य के संबंध में अपने विचार दिए थे, परंतु यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विचार प्लेटो का नहीं होगा, तो उसका हमने चयन करना है कि कौन सा उसका विचार नहीं है। तो पहला विचार देख लेते हैं, कवि की कविता अज्ञानताजन्य होता है। दूसरा है साहित्य सत्य से दूर होता है। तीसरा है साहित्य हानिकारक होता है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा प्लेटो का विचार नहीं है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा जो विकल्प 4 है कि जो सभी सही है ये यहाँ पर सही नहीं होगा, ठीक है। तो विकल्प 4 यहाँ पर गलत हो जाएगा, कोई भी यहाँ पर सही नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है इसमें, अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के सिद्धांतों को निम्न में से क्या खंडन नहीं किया है। अर्थात जो अरस्तु थे उनके गुरु प्लेटो हैं, अरस्तु ने अपने गुरु के सिद्धांतों का कई जगह खंडन भी किया है, कई जगह नहीं किया है। तो बताना है कि वे कौन सा सिद्धांत था जिसका खंडन अरस्तु के द्वारा नहीं किया गया था। तो देखिए विकल्प 1 है साहित्य अनुकरण नहीं अपितु नवीन सर्जना करता है। दूसरा है कविता में इतिहास की अपेक्षा अधिक सार्वभौमिक व व्यापक होता है। तीसरा है साहित्य वासनाओं का संप्रेषण नहीं विरेचन करता है। चौथा है सभी सही होंगे। तो बताइए कौन सा सही विकल्प होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी विकल्प 4 ही सही हो जाएगा कि सभी सही हैं।
अगला प्रश्न देखिएगा, अब क्या पूछा गया है इसमें। लुंजाइनस को प्रथम स्वच्छंदतावादी या सौंदर्यवादी समीक्षक किसने कहा? तो विकल्प में है जेम्स स्कॉट, जेम्स बॉन्ड, हेनरी, स्कॉट वाल्टर। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, जेम्स बॉन्ड के द्वारा लुंजाइनस को प्रथम स्वच्छंदतावादी या सौंदर्यवादी समीक्षक कहा गया था। आपको बता दूं हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर अभी तक आप उसके साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उसके साथ जुड़िए, वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण PDF इत्यादि सेंड की जाती रहती है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5, हमें अरस्तु का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए बल्कि उसकी विवेकपूर्ण समीक्षा करते ही उसके मतों को स्वीकार करना चाहिए। किसका कथन होगा ये? तो विकल्प में है बीवेस, हेनरी स्वीट, बाल्ट बेयर, किंगस्टीन। तो जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा बीवेस का ये कथन होगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए 6, लिरिकल बैलेड्स जिसका प्रकाशन वर्ष या रचना काल 1798 ईस्वी माना जाता है, किसकी रचना होगी? ये महत्वपूर्ण रचना है, बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण। यहाँ से आपसे ये प्रश्न अवश्य आएगा, तभी यहाँ पर स्टार लगाया मैंने, ठीक है। विकल्प में है इलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ, रूसो या बाल्तियर। तो जो 6 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ की ये रचना हो जाएगी। क्या रचना है? लिरिकल बैलेड्स। और कब इसे प्रकाशित किया गया है? 1798 में। जो ये रचना है इसका तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। जो इनके मित्र थे कॉलरिज के साथ इन्होंने इसे लिखा है, ठीक है। कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसे रचित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, काव्य रचना के पीछे कलात्मक प्रेरणा ना होकर दैवी प्रेरणा होती है, किस विद्वान का कथन होगा ये? तो विकल्प में है प्लेटो, अरस्तु, इलियट या तेन। तो जो 7वें का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लेटो। तो देखिए यहाँ से आप इस प्रकार से आइडिया लगा सकते थे कि जो प्लेटो है ये यूनान या पाश्चात्य काव्य जगत के शुरुआती विद्वान थे। जो शुरुआती विद्वान होते हैं ये अधिकतर दैवीय प्रेरणा या दैवी शक्ति पर अपना मत प्रस्तुत करते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये भगवान की कृपा से ये हो रहा है। इस तरह आप गैस करके इसका उत्तर लगा सकते थे कि जो प्लेटो का ये मत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही विकल्प भी ए ही हो जाएगा, प्लेटो की ये कथन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, प्रश्न संख्या 8, मिमेसिस शब्द के लिए हिंदी में अनुकरण शब्द का प्रयोग किया गया है, अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अर्थात जो मिमेसिस शब्द है इसे अनुकरण कहा जाता है, यह अनुकरण अर्थ होता है मिमेसिस का, परंतु अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाएगा? मिमेसिस को अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही होगा उसका चयन करना है आपने। जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा इमिटेशन। मिमेसिस का अंग्रेजी में अनुवाद होगा इमिटेशन, ठीक है। विकल्प 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 9, इसमें क्या पूछा गया है, किसी वस्तु के 3 रूप आदर्श, वास्तविकता वह अनुकरणात्मक निम्न में से किसने माने हैं? अर्थात कोई वस्तु है, किसी वस्तु के 3 रूप माने हैं, एक तो होगा आदर्श, दूसरा होगा वास्तविक, तीसरा होगा अनुकरणात्मक, ठीक है। ये 3 किसने माने हैं? तो विकल्प में है अरस्तु, जॉन लोक, प्लेटो या इलियट। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर तो वो हो जाएगा आपका विकल्प 1, अरस्तु के द्वारा ये मत रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए 10, इसमें क्या पूछा गया है, उदात्तता साहित्य के सब गुणों से महान है, यह वह गुण है जो अन्य क्षुद्र त्रुटियों के बावजूद साहित्य को सच्चे अर्थों में प्रभावपूर्ण बना देता है, किसका कथन होगा? क्रोचे, लॉन्जाइनस, इलियट या विलियम वर्ड्सवर्थ। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर लॉन्जाइनस। यहाँ से आपको और तथ्य देता हूँ, जो देखिए उदात्त सिद्धांत था वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? लॉन्जाइनस के द्वारा ही। इस प्रकार आप उदात्त का यहाँ पर जो उदात्त शब्द आपने देखा उससे आइडिया लगा सकते थे कि ये लॉन्जाइनस का ही कथन हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिएगा अब 11, प्लेटो ने काव्य के कितने भेद माने हैं? 2, 3, 4 या 5? तो जो प्लेटो थे इनके द्वारा काव्य के भेद माने गए हैं 3। अगला प्रश्न देखिए, जन्म काल के अनुसार इनमें से पहले कौन आएंगे? लोंजाइनस, अरस्तु, प्लेटो या विलियम वर्ड्सवर्थ? तो अभी मैंने आपको इस प्रश्न का उत्तर बता दिया था। कैसे बताया था देखिए, अब ये जो एक मत था जो दैवी शक्ति वाला था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो प्लेटो के द्वारा किया गया था। तो इनमें जो सीनियर होगा तो वो कौन होगा? वही प्लेटो होगा सीनियर। चलिए यहाँ से आपको एक दो तथ्य बता देता हूँ। तो देखिए, जो सुकरात थे, सुकरात किसके गुरु पूछे जाते हैं? किसके गुरु थे सुकरात? तो वे प्लेटो के गुरु थे। इसके पश्चात आपसे पूछा जाए अरस्तु के गुरु कौन थे? तो अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। ठीक है, यह यहाँ से समझ लीजिए, सुकरात गुरु थे प्लेटो के, प्लेटो गुरु थे अरस्तु के। अगर ये प्रश्न पूछा जाए सिकंदर महान के गुरु कौन थे? तो वो अरस्तु थे। सिकंदर महान के गुरु अरस्तु हो जाएंगे। ये तथ्य आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से मैं आपको डेफिनेटली कहता हूँ एक प्रश्न अवश्य बनता है। ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा से। अगला प्रश्न देखिए 13, इनमें से कौन काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानता? तो विकल्प में है विलियम वर्ड्सवर्थ, अरस्तु, प्लेटो या लोंजाइनस। तो जो प्रश्न संख्या 13 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा अरस्तु। जो अरस्तु है ये काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए 14, अरस्तु ने काव्य दोषों के कितने आधार माने हैं? विकल्प में है 8, 6, 5 या 9। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, अरस्तु ने काव्य दोषों के लिए आधार माने हैं 5। प्रश्न संख्या 15, यूनानी शब्द मिमेसिस का अर्थ क्या है? अभी हमने ऊपर इसे डिस्कस किया है। जो शब्द है मिमेसिस यूनानी भाषा का है, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ निकलता है अनुकरण। अगला प्रश्न देखिएगा अब, काव्य के संदर्भ में उदात्त शब्द का प्रयोग किसने किया? क्रोचे, लोंजाइनस, कॉलरिज या फिर इलियट? तो जो 16 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा लोंजाइनस। जो उदात्त शब्द कहीं पर आपको दिखता है तो उसका संबंध सीधे सीधे लोंजाइनस से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पेरीहुप्सुस रचना किसकी है? महत्वपूर्ण रचना है ये। क्रोचे, कॉलरिज, लोंजाइनस या इलियट? तो जो पेरीहुप्सुस रचना हो जाएगी ये लोंजाइनस की हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं 18, कविता को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? अरस्तु, कॉलरिज, लोंजाइनस या प्लेटो? तो 18 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा प्लेटो। जो कविता को प्रकृति की अनुकृति माना है प्लेटो के द्वारा। 18 का सही विकल्प यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 19, तो इसमें क्या पूछा गया है? नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? इलियट, कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ या अरस्तु? तो ये माने जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, नई समीक्षा के जनक। हमने पीछे इनकी रचना भी डिस्कस करी है, उसका भी ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न देखिए 20, परंपरा और निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इलियट, कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ या अरस्तु? तो ये इलियट के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं परंपरा और निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अरस्तु किस विद्यापीठ के विद्यार्थी थे? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 21 का तो वो हो जाएगा एथेंस के। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, प्लेटो का इयोन नामक ग्रंथ संबंधित है। तो बताना है जो प्लेटो का ग्रंथ है इयोन, ये किससे संबंधित रहेगा? नाट्यशास्त्र से, रसशास्त्र से, अलंकार शास्त्र से या रीति शास्त्र से? तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर तो वो हो जाएगा
नाट्यशास्त्र से संबंधित रहा है प्लेटो का ईयन नामक ग्रंथ। नाट्यशास्त्र से हिंदी काव्यशास्त्र में एक प्रसिद्ध रचना प्रस्तुत की है। तो बताना है नाट्यशास्त्र की रचना हिंदी काव्यशास्त्र में किसकी है। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी ने देना है। तो जैसा कि आपको पता है, हम वीडियो के अंत में करंट अफेयर और इंडिया जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। 5 हम करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और 5 एचपीजीके के, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला आयोजित किया गया था। तो वो भारत का कौन सा राज्य था जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला हरियाणा में आयोजित किया गया था। और अगर ये पूछा जाए इसका थीम स्टेट कौन था 2020 में, तो एचपी इसका थीम स्टेट था 2020 में, ठीक है। अगर थीम कंट्री पूछी जाए तो उज्बेकिस्तान थी। थीम कंट्री उज्बेकिस्तान। अगर उज्बेकिस्तान की राजधानी पूछी जाए तो ये ताशकंद हो जाएगा, ठीक है। ये अगला देखिए, कोरोना वायरस की शुरुआत किस देश से हुई थी। ये हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। तो जो कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी ये चाइना देश से हुई थी। और चाइना के भी किस शहर से हुई थी, तो चाइना के वुहान से, ठीक है। वुहान याद रखना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो जाता है कि किसने घोषित किया कि कोरोना एक अंतर्राष्ट्रीय बीमारी है या आपातकालीन बीमारी है। तो ये घोषित किया गया था WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए WHO की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1948 में हुई थी। अगर ये पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये जिनेवा में हुआ था, ठीक है। कई बार ये भी प्रश्न किसी परीक्षा में पूछा गया था, जो कोरोना है अगर इसे आप सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इसकी संरचना किस प्रकार की है, तो ये क्राउन की तरह दिखता है। क्राउन अर्थात जो मुकुट होता है राजा का मुकुट, उसी तरह इसकी कुछ शेप है, ठीक है। तो अगला प्रश्न अभी देखिएगा, क्या है प्रश्न। जो निपाह वायरस है इसको हाल ही में कहाँ पर देखा गया था, तो इसे हाल ही में देखा गया था आपके मलेशिया में, निपाह वायरस, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए निपाह वायरस किस प्रकार फैलता है, तो जो सुअर और चमगादड़ है इससे फैलता है निपाह वायरस। तो ये आपके 4 प्रश्न हो गए। तो अगला करंट अफेयर का प्रश्न है और अंतिम करंट अफेयर का प्रश्न होगा ये, जो ग्रैमी अवार्ड है किस क्षेत्र से संबंधित होता है ये ग्रैमी अवार्ड, तो ये होता है संगीत से संबंधित। तो अगर ये पूछा जाए इसकी शुरुआत कब से की गई थी, तो ये की गई थी 4 मई 1959 से। क्या है, 4 मई 1959 से। इसका ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिएगा, अब हम HPGK के क्वेश्चन करेंगे, टॉप 5 प्रश्न। तो पहला प्रश्न तो ये होगा, चंद्रा और भागा किस नदी की सहायक नदियां हैं। जो सहायक नदियां हो गई, इनसे प्रश्न अवश्य बनता है, ठीक है। इसलिए ये प्रश्न लेकर आया हूँ। चंद्रा और भागा किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये दोनों ही चीनाब नदी की सहायक नदियां हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, फुलेच अर्थात उखियांग उत्सव किस जिले में मनाया जाता है, तो ये अधिकतर किन्नौर जिले में मनाया जाता है फुलेच त्योहार या फुलेच उत्सव। इसका दूसरा नाम है उखियांग। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल सरकार ने हिम केयर योजना को कब शुरू किया था, तो हिमाचल सरकार के द्वारा हिम केयर योजना को जनवरी 2019 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात 2011 के अनुसार कितना होगा, तो ये होगा 972 972। तो अंतिम प्रश्न है, तो अंतिम प्रश्न ये हो जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है, तो ये हो जाएगी 82.80%। कितनी है, 82.80%। इसी के साथ लिंग वाले आपको प्रश्न 1-2 बता देता हूँ। तो देखिए, HP का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला होगा हमीरपुर। तो कितना है इसका लिंगानुपात, 1095। कितना है, 1095। अगर ये पूछा जाए हिमाचल प्रदेश का सबसे कम अनुपात लिंगानुपात वाला जिला कौन सा होगा, तो ये किन्नौर होगा। कितना है इसका, तो इसका है 819, ठीक है। तो ये तथ्य है कुछ एक जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं।
आप अवश्य इनके लाभ उठाते रहिए। जितने भी प्रश्न आपको बता रहा हूँ महत्वपूर्ण है, इन्हें नोट डाउन करना है आपने, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है। अपने पॉजिटिव कमेंट्स भी अवश्य करते रहिए, ठीक है, जिनसे हमें एनर्जी मिलती रहती है। तो ठीक है, थैंक यू।